गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th स्टैंडर्ड चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस, विरड्स एंड लाइकेंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम प्लांट के बारे में देखा था। आज का जो टॉपिक है वो रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वायरस की वजह से पूरी दुनिया इधर की उधर चल रही है। किसी ने आज तक, मुझे याद है वहाँ तक इतनी महामारी मैंने भी नहीं देखी है। सब लोग फर्स्ट टाइम हम लोग फेस कर रहे हैं कि लॉकडाउन पहली बार सुना था। 3 महीने सब लोग घर पे बैठे थे, सिर्फ किसकी वजह से? ओनली सिंगल एक वायरस की वजह से ये सारी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो वायरस है क्या, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसने फाइंड किया था, और वायरस की वजह से ही क्यों प्रॉब्लम होता है, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। तो आज बहुत अच्छा सा टॉपिक है। रिसेंटली जो एटमॉस्फेयर है उसके बेसिस के ऊपर हम ये कनेक्टिविटी रखता है। तो फर्स्ट वायरस, विरोइड्स एंड लाइकेंस, ये तीनों के बारे में डिस्कशन करना है। तो वायरस, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, देयर इज नो मेंशंस ऑफ सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें भी पढ़ा था, इस चैप्टर में भी हमने स्टडी किया है कि वायरस को हम लोगों ने कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो अभी तक अच्छे से डिफाइंड नहीं हुई है। उसका मेनली स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता है हमें, लेकिन वेल डिफाइंड भी हम इसको नहीं बोल सकते, अच्छे से भी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए कोई भी इसको, कोई किंगडम, कोई क्लास में इसको रख नहीं पाए, अरेंज नहीं कर पाए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्गेनिज्म कैसा है? ए सेलुलर, यानी पर्टिकुलर हम एक सेलुलर भी नहीं बोल सकते, मल्टी सेलुलर भी इसको नहीं बोल सकते हैं। ओके, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों हम क्लासिफिकेशन में इसको इन्वॉल्व नहीं कर पाए, क्यों इसको हमने प्लेस नहीं दिए? क्योंकि वायरस ट्रू यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रूली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पर्टिकुलर आज की डेट में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये सबसे छोटा है। बैक्टीरिया से भी छोटा कौन है? वायरस। तो इजीली ये ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। तो इतना सा माइक्रो से भी छोटा जिसकी साइज हो, उसको हमें डिफाइन करना, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना वो बहुत मुश्किल होता है। और इसका एक ये भी है कि ये कभी भी अपनी साइज में भी चेंजेस कर सकता है, कभी भी स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। डीएनए हो, आरएनए हो, अभी हम आगे आएंगे डीएनए आरएनए के बारे में भी। लेकिन इसकी साइज से का कोई भी पर्टिकुलर ये नहीं मेजरमेंट होता है कि हाँ ये इसी साइज का होगा। तो भी इसकी वजह से भी हम पर्टिकुलर इसको अच्छे से अभी तक स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। अब अभी की जो कंडीशन है, ठीक है, उसमें वायरस की वजह से क्या हम इधर की उधर हो जाते हैं। तो फ्लू की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। एक को ये हुआ तो दूसरे को इजीली ट्रांसमिट होता है। वायरस कभी भी अच्छा नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। बैक्टीरिया है LAB यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कर्ड बनाने में हेल्प आउट करता है। लेकिन वायरस, अगर कोई भी वायरस हो, ये अभी तो कोरोना चल रहा है, लेकिन आप फ्लू की बात करो, स्वाइन फ्लू की बात करो, फिर टाइफाइड की बात करो, चिकन पॉक्स की बात करो, ये सारी चीज़ों वायरस की वजह से होती है। और वायरस कभी भी बेनिफिशियल नहीं होते, वो हर एक बार हार्मफुलनेस ही क्रिएट करते हैं। अगर एक बार हमारी बॉडी के अंदर चले गए, फिर वो हार्मफुलनेस ही क्रिएट करेंगे, एक नहीं तो दूसरी तरीके से। बेनिफिशियल कभी भी नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने किया था? ये हमें किस बताया कि हाँ वायरस इन्फेक्टेड भी होता है। ओके, उसका सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसा है? तो फर्स्ट, वायरस आर नॉन सेलुलर। उसके अंदर ए सेलुलर, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि पर्टिकुलर कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा? नॉन सेलुलर, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में भी फिगर दिया गया है कि ऐसे दो नीचे से चारों साइड के रोड शेप, एक पाइप भी है और ऊपर से एक हेड भी है, ठीक है। तो ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है?
वायरस का स्ट्रक्चर रहता है। तो इसके जो आउटर साइड है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहलाती है। क्यों? क्योंकि अंदर की साइड कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं है, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ओके, फर्स्ट पास्चर डीजे लॉन्किस ने 1892 में एक चीज फाइंड की, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया भी आ गए, वायरसेस भी आ गए। तो उसने ये स्टडी किया, ये रिसर्च किया कि प्लांट के ऊपर टोबैको नाम के मोज़ेक टोबैको प्लांट के ऊपर कौन सा डिजीज हुआ था? मोज़ेक डिजीज। किसके ऊपर? कौन से प्लांट के ऊपर? टोबैको प्लांट के ऊपर मोज़ेक डिजीज होता था। किसकी वजह से हुआ था? वायरस की वजह से। यानी इतना हमें पता चला कि वायरस इन्फेक्शन ही क्रिएट करता है, वो कभी भी अच्छी चीज नहीं फैला सकता, यानी अच्छी चीज नहीं दे सकता है। उसने इन्फेक्टेड किया, यानी एक प्लांट को जो अच्छा प्लांट था दूसरे प्लांट को भी उसने हार्मफुल किया। कौन सा था? टोबैको प्लांट था। ओके, सेकंड था, उसके बाद पास्चर के बाद भी एक आए, जो कौन थे? MW BG रिक 1898 के बाद उसने ये देखा कि मोज़ेक टोबैको प्लांट जो था वो तो ऑलरेडी डिजीज वाला था, ठीक है, उसके ऊपर मोज़ेक डिजीज यानी वायरस की वजह से डिजीज था, वो इन्फेक्टेड प्लांट था। लेकिन जो इन्फेक्टेड प्लांट भी है, वो जो अच्छे प्लांट है, जो हेल्दी प्लांट है, उसके अंदर भी ये डिजीज हो रहा था। तो ये कौन फैला रहा था? किसकी वजह से हो रहा था? तो जो एक बार इन्फेक्टेड डिजीज हो गए, इन्फेक्टेड पर्सन या तो प्लांट, अभी हम प्लांट की बात कर रहे थे, इन्फेक्टेड प्लांट है तो दूसरे हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड कर रहा था। जो किसकी वजह से हो रहा था? कॉनिडियम विवियम फ्लूइडम की वजह से। ये फ्लूइड का नाम है, ये फ्लूइड दूसरे हेल्दी प्लांट के अंदर उसने ऑब्जर्व किया था। अब उसके बाद आया था WM स्टैनली 1935 में, उसने भी ये देखा कि वायरस, इन्फेक्टेड वायरस ही फैल रहा है। उसने भी ये जो दो रिसर्च किए दो साइंटिस्ट ने, उसके बाद थर्ड भी एक रिसर्च हुआ, फिर कंफर्म हो गया कि वायरस हमारे लिए अच्छा नहीं है, वायरस ऑलवेज हार्मफुलनेस ही क्रिएट करता है। ओके, फिर आता था जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल, अगर हमें कुछ भी स्टडी करना है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है ये भी स्टडी होना ज़रूरी है। जेनेटिक मटेरियल DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, दो में से कोई एक ही हो सकता है। हमारे अंदर DNA, लेकिन वायरस के अंदर RNA भी कई बार दिखता था और DNA भी दिखता था। तो पर्टिकुलर हम ये नहीं बोल सकते कि उसके अंदर DNA ही था। लेकिन फिर फर्दर स्टडी के बाद जब भी इन्फेक्टेड प्लांट था, ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट दूसरे प्लांट को अगर हार्मफुलनेस क्रिएट करता है, डिजीज फैलाता है, तो उसके अंदर RNA स्ट्रैंड होती है। तो उसके अंदर कौन सी चीज होगी? अगर वायरस ने प्लांट को इन्फेक्टेड किया है तो क्या होगा? RNA। अगर वायरस ने एनिमल को इन्फेक्टेड किया है तब उसके अंदर DNA होता है। अब प्लांट के इफेक्ट करने के टाइम RNA सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। सिंगल और डबल स्ट्रैंड आपको पता ही होता है किस टाइप का होगा। अगर RNA है तो ये सिंगल स्ट्रैंड हुआ, डबल स्ट्रैंड यानी दो। वही चीज अगर DNA है तो DNA के बारे में तो उसका हमें स्ट्रक्चर पता ही है कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड हुई और ये भी दूसरी। तो अब तो कंबाइंड है तो क्या बोलेंगे? डबल स्ट्रैंड। तो एनिमल के अंदर जब वायरस इन्फेक्टेड करता है तो DNA प्रेजेंट होता है। DNA सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, अगर वायरस प्लांट के अंदर है तो कौन सी चीज इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा? RNA सिंगल स्ट्रैंड या तो फिर डबल स्ट्रैंड। अब ये दोनों के अलावा बैक्टीरिया वायरस कंबाइंड है तो क्या बनता है? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरिया वायरस जब दोनों कंबाइंड होते हैं तब बनता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज भी हार्मफुलनेस क्रिएट करता है। जब बैक्टीरिया वायरस कंबाइंड हो जाते हैं तब दोनों का स्ट्रक्चर मिक्सअप होकर बैक्टीरियोफाज बनता है, वो भी इन्फेक्टेड ही कहलाता है, यानी वो इन्फेक्शन ही क्रिएट करता है। अभी बहुत हम वैक्सीन के बारे में सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वैक्सीन स्टडी क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या स्टेप करने पड़ते हैं। तो सोचो कि वायरस एक तो है बहुत छोटा, ठीक है, क्यों इतना टाइम लग रहा है? अगर
और कोई चीज़ अगर और कोई डिजीज जो बैक्टीरिया से फैलता है तो हम क्यों इजीली कर पाते हैं? वायरस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका तो स्ट्रक्चर हमें स्टडी करने में ही टाइम लगता है। फिर क्या आएगा? डीएनए, उसका किस टाइप का डीएनए, क्योंकि वैक्सीन कब बनती है, वैक्सीन का एक रूल्स है, या तो फिर आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जिस डिजीज की आप वैक्सीन ढूंढ रहे हो ना, पहले तो उसको ही आपको कैप्चर करना पड़ता है, क्योंकि वैक्सीन भी किस में से बनती है? उसी में से ही बनती है। हाँ, लेकिन उसका जो रेशियो होता है हार्मफुलनेस का, वो पहले हम लैब में डाउन कर देते हैं, यानी जो डिजीज फैलाने की उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको डाउन करके फिर उसी का यूटिलाइज करके वैक्सीन ढूंढना पड़ता है। फिर 4 ट्रायल में उसको डिफाइन किया जाता है, पहले ह्यूमन में किया, फिर पहले एनिमल में किया, फिर ह्यूमन में 100% में किया, फिर 1000 में, फिर बहुत सारे ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे उसको टाइम लगता है, हम ये नहीं बोल सकते कि चलो वैक्सीन बन गई तो 1 दिन में ट्रायल करो, 2 दिन में करो। एक ट्रायल के लिए ही 3-4 महीने इजीली निकल जाते हैं। ओके, ये बात थी थोड़ी अभी रिसेंटली न्यूज़ की। तो ये था आरएनए, डीएनए, बैक्टीरियोफाज भी आ गया। अब ये जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसका बना है? तो वायरस नॉन सेलुलर है, उसके लिए कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, तो किसका बना होता है? वायरस बना होता है प्रोटीन का। उसके अंदर कौन सी चीज अवेलेबल होती है? प्रोटीन। और प्रोटीन बनने की वजह से, प्रोटीन होने की वजह से उसका जो बैक्टीरियोफाज के अंदर भी प्रोटीन होता है, तो आउटर जो लेयर है प्रोटीन की वजह से उसको कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड कंबाइन करके कैप्सिमोर बोला जाता है। लेकिन आपको अगर ये पूछा जाए कि वायरस किसका बना है, उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन होने की वजह से उसके जो आउटर लेयर है वो कैप्सिड है, और कैप्सिड को कैप्सिमोर भी बोला जाता है। ओके, तो ये थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपको वायरस के रिगार्डिंग। वायरस की वजह से बहुत सारे डिजीज फैलते हैं। अभी आप मानिए एड्स है, तो एड्स भी किसकी वजह से फैलता है? HIV वायरस की वजह से ही फैलता है। इसीलिए वायरस को कभी भी क्लासिफिकेशन में अभी तक नहीं डाला गया है, और आज की डेट में भी उसका स्टडी चल ही रहा है। ओके, अब आपके इस वायरस के बाद लाइकेंस के बारे में भी हम देखते हैं कि व्हाट इज द लाइकेंस, लाइकेंस क्या होते हैं, उसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं। ओके, अब हमारा रहता है विरोइड्स एंड लाइकेंस। विरोइड्स क्या है? वन टाइप ऑफ वायरस जैसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी कौन सा एजेंट है? इन्फेक्टेड एजेंट ही है। लेकिन फाइंड किसने किया था? तो विरोइड्स इन 1971 T.O. Diner discovered a new infectious agent that was smaller than virus। ये विरोइड्स वायरस से भी बहुत स्मॉल है, तो आप सोचिए कि ऑलरेडी वायरस छोटा था, इससे भी छोटा एक आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? विरोइड्स। किसने आइडेंटिफाई किया था? 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था। और ये भी क्या है? ऑफ कोर्स वायरस जैसा है, तो ये भी हार्मफुल ही करेगा। लेकिन फर्स्ट किसमें उसने डिस्कवर किया था? केस्ट पोटैटो स्पिंडल, पोटैटो के अंदर ये डिजीज क्रिएट करता था, ट्यूबर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज क्रिएट करता था। जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है पोटैटो में, उसमें ये डिजीज क्रिएट करता था। इसके अंदर आरएनए फ्री फॉर्म में होते हैं, ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता कि इसी जगह पर उसका लोकेशन हो, इसलिए विरोइड्स के अंदर आरएनए फ्री फॉर्म में रहेंगे। ओके, लेग द प्रोटीन कोड। इसके अंदर जैसे वायरस के अंदर प्रोटीन है, कैप्सिड है, वैसे विरोइड्स के अंदर प्रोटीन कोड नहीं है। प्रोटीन कोड नहीं है तो कैप्सिड भी नहीं ही होंगे। द आरएनए ऑफ द विरोइड वाज अ लो मॉलिक्यूलर वेट। आरएनए जिसके अंदर है, विरोइड्स के अंदर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा? कंपैरेटिवली लो रहता है। तो ये विरोइड्स के बारे में था, इतना ही है आपकी एनसीईआरटी में भी, और इतना नॉलेज ही है, क्योंकि विरोइड्स की कंपेयर में वायरस ज़्यादा स्टडी करना रहता है डीपली। विरोइड्स था जब आइडेंटिफाई हुआ था कि इन्फेक्टेड एजेंट ही कहलाता है वायरस की तरह। ओके, इसके बाद होता है लाइकेंस। लाइकेंस यानी प्लांट। ओके, ये कोई एनिमल नहीं है, प्लांट ही आता है। लेकिन प्लांट के अंदर क्या बोलेंगे हम, किस टाइप का प्लांट? तो लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस यानी
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना। हम अगर क्लास में है तो हमारी बात करें, स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें तो भी अच्छा रहता। तो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो भी मिलजुल के काम करते हैं, थोड़ा बहुत उसका काम करेगा, थोड़ा बहुत आपका काम करेगा, दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसमें एग्जांपल दिया गया है algae and fungi का। algae and fungi सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, जिसमें algae के अंदर कौन सी चीज रिप्रोड्यूस होती है एज अ सोर्स ऑफ, तो फाइकोबायोनेट algae प्रोड्यूस करती है, फंगल प्रोड्यूस करता है मायोकार्बोनेट एंड फाइकोबायोनेट। ये याद रखना, आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। ओके, algae एंड फंगल दोनों फाइकोबायोटिन एंड माइकोबायोटिन प्रोड्यूस करते हैं। अभी algae फंगल का फूड न्यूट्रिशन बनाएगी, फंगल क्या करेंगे, algae के लिए बनाएंगे, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये चीज लाइकेन में होती है। और लाइकेन एक अच्छा सा पॉल्यूशन फ्री पॉल्यूशन प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं, जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। पॉल्यूशन क्रिएट ना करने की वजह से ये सारी जगहों पे जहाँ पे इन्फेक्टेड है, पॉल्यूटेड है, वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। जहाँ पे पॉल्यूशन कम है वहाँ पे ज़्यादा लाइकेन ग्रो करते हैं। और लाइकेन का भी एक क्लास आता है जो हम जब भी हम प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे तब इसको हम देखेंगे। यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा डीपली हम लोग गए, अच्छा भी है, सारे बहुत क्लास भी है। तो आपके लिए असाइनमेंट में वायरस, विरोइड्स एंड लाइकेन्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी, मुझे सबमिट भी करना है। इसके अलावा सेकंड चैप्टर पूरा स्टडी करना रहेगा। कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।